नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। जैसे जैसे राज्यों में चुनाव करीब आ रहे हैं, राज्यों में माहौल को गरमाया जा रहा है। हाल में हरिद्वार में हुए धर्म संसद में भड़काऊ और नफरत फैलाने वाले भाषणों के वीडियो वायरल हुए। इसमें धर्म की रक्षा के नाम पर शस्त्र उठाने, एक विशेष समुदाय का तिरस्कार, इस समुदाय की आबादी ना बढ़ने देने की बात जोर शोर से रखी गई। अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धारा 153A के तहत मामला दर्ज किया है और हरिद्वार में धर्म संसद में नफरती भाषण को लेकर 76 जाने माने वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी भी लिखी है। नफरती भाषणों पर स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की अपील की गई है। बहरहाल हमारे साथ हमने कुछ देर पहले उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार से बात की है और उस बातचीत का एक छोटा सा अंश जो है वो देश की बात में हम शुरुआत में दिखा रहे हैं। तो मैंने इनसे जो सवाल पूछा, अशोक जी महानिदेशक हैं उत्तराखंड पुलिस की, क्योंकि अब करीब 10 दिन हो चुके हैं इस पूरे मामले को, क्या ठोस कदम पुलिस द्वारा उठाए गए हैं? जो आप जांच कर रहे हैं वो कहां तक पहुंची? अभी तक 3 लोगों पर ही एफआईआर हुई है। देखिए, एफआईआर को 10 दिन तो नहीं हुआ है, 3 या 4 दिन हुआ है और जो विवेचना इसमें बढ़ रही है। हम सब लोगों से बात कर रहे हैं, जो जो बयान सामने आए उनसे भी बात की जा रही है, तो पूरी गहराई से विवेचना की जा रही है। लीगल ओपिनियन भी ली जा रही है। लेकिन एक तरह से तैयारी क्या है, क्योंकि चुनाव सर पर हैं, उस लिहाज से इस तरह के कार्यक्रम हुए, इस तरह की भड़काऊ भाषण दिए गए नफरत फैलाने वाले, तो अब क्या तैयारी क्या है आपकी? नहीं, ये पूर्णतः गलत है। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस तरह की हेट स्पीच से जो है शांति व्यवस्था खराब होती है, आपसी सामंजस्य, सौहार्द सब खराब होता है। तो ये अलाउड नहीं है, लीगली अलाउड नहीं है, लीगली क्राइम है हमारे देश में। शुड नॉट बी अलाउड एंड इट विल नॉट बी अलाउड। लेकिन अशोक जी, जब देरी से कार्रवाई हुई तो आपको लगता है जो शरारती तत्व हैं उनको बल मिल जाता है? जब लोग इस तरह के भाषण देते हैं, वो सुनते हैं, तो जो शरारत करने को तारू रहते हैं उनको लगता है कि हम भी इस तरह की बातें कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, अगर ऐसे अपराधियों पे कार्रवाई नहीं होती है तो आपराधिक गतिविधि को बढ़ावा मिलता है, तो हम कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों को पता चल गया कि अलाउड नहीं है। एफआईआर होने से उन्हें बहुत अच्छे से पता चल गया जी। और राजनीतिक दबाव कितना है आप पर? क्योंकि यहाँ शामिल कुछ लोगों के मुख्यमंत्री उनके पैर छू रहे थे, ऐसी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। तो एक तरह से सोशल मीडिया में ये कयास भी लगे कि राजनीतिक दबाव बहुत होगा। मेरे संज्ञान में नहीं है और नहीं ऐसा है। कई बारी हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं और या वो हमें मिलते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो हमें उस समय पता हो कि कोई इसमें अपराध दर्ज है। तो कार्रवाई एज पर लॉ होगी, इतना ही मैं आश्वस्त करना चाहूंगा। ठीक है। और अशोक जी, आप लोगों के चुनावों के मामले में एक तरह से, क्योंकि ये वाकई में बहुत गंभीर माहौल बन जाता है, विपक्ष के तमाम आरोप हैं, स्थानीय लोगों के तमाम आरोप हैं और हमें सचेत रहने की बहुत जरूरत है। तो क्या कुछ कदम उठाए गए? क्योंकि ऐसे मामले तो फिर हो सकते हैं, तो आप लोगों का क्या तैयारी है उस लिहाज से? चुनाव को लेकर हमारी पूरी तैयारी है। हम पूर्णतया शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव करवाएंगे उत्तराखंड में और किसी भी हालत में किसी को शांति व्यवस्था भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और देश की बात में अब बात ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों से मुकाबले की। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले चिंता पैदा कर रहे हैं। अभी देश के 19 राज्यों में ओमिक्रॉन के 578 मामले हैं, जिनमें से 151 ठीक हो गए हैं। वहीं सबसे ज्यादा मामले दिल्ली में हैं, यहाँ 142 ओमिक्रॉन के मामले हैं। अब कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए दिल्ली में आज रात से नाइट कर्फ्यू लग रहा है। देश के सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के 142 केस राजधानी दिल्ली में एक तरफ से बढ़ते मामलों ये सब हो रहे हैं। और हाल ही में आपने तस्वीरें देखी होंगी, सरोजनी नगर से आई थी, फिर एक मॉल में जिस तरह से भीड़ भाड़ हुई थी वो तस्वीरें आई थी। इस समय हम आपको मुंबई के भी कुछ दृश्य दिखा रहे हैं, कर्नाटक के भी दृश्य दिखा रहे हैं। ये मुंबई की बीचेस के दृश्य हैं। हालांकि हाँ, ये देखिए कितनी भीड़ है और ये कर्नाटक के दृश्य बताए जा रहे हैं। लेकिन जो सरोजनी नगर के सबसे पहले दृश्य आए थे और एक मॉल के जो दृश्य आए थे, उससे वाकई में बहुत चिंताएं बढ़ गई थी। और 2 खास मेहमान हमारे साथ हैं। योगेश्वर शर्मा हमारे साथ हैं, सीईओ हैं सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल के। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश्वर जी। साथ ही अशोक रंधावा प्रमुख हैं सरोजनी नगर मार्केट एसोसिएशन के।
तो आप दोनों जुड़े और आप दोनों को भी चिंताएं हो रही होंगी। तो पहले मैं योगेश्वर जी आपसे पूछूंगी, हालांकि वो आपका मॉल नहीं था जो तस्वीरें आई थी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मॉल वाले भी दृश्य हम जरूरत दिखाएं। दिल्ली के ही वो मॉल के वो दृश्य हैं, जिस तरह से सरोजिनी नगर के दिखा सकते हैं वो दृश्य, एक अंदाजा लग जाता है लोगों को कि किस तरह से भीड़ आ रही है। तो शर्मा जी, क्या आप लोगों के क्या कुछ प्लानिंग है या कुछ विचार हैं कि ओमिक्रॉन के एक तरफ मामले बढ़ रहे हैं लेकिन लोगों को छूट भी मिली है निकलने की, तो किस तरह से आप लोग क्या कदम उठाएंगे? जी अगर इस बहुत ही चिंताजनक ये सिचुएशन है, क्योंकि अगर हम देखें पिछले 9 महीने पहले ही कोई भी ऐसा परिवार नहीं था जो इस दुविधा से या परेशानी से नहीं गुजरा था जहां पे कोई ना कोई इफेक्ट हुआ हो। अगर हम प्रॉब्लम को 3 हिस्सों में बांटें, पहला हिस्सा है जो एडमिनिस्ट्रेशन का, जो इस टाइम बहुत प्रिपेयर्ड है, चाहे वो दिल्ली पुलिस है, चाहे वो दिल्ली सरकार है, बहुत सहायता मिल रही है क्राउड कंट्रोल करने के लिए। दूसरी सिचुएशन जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे हम एयर चेंजेस बढ़ा दिए हैं फ्रेश एयर के, जो जितनी भी सर्फेसेज हैं, पब्लिक सर्फेसेज हैं, उनके ऊपर वायरस को प्रोटेक्ट करने के, वायरस ना फैले, वो जो कोटिंग है वो लगाई गई है। हैंड सैनिटाइजर हैं, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम मेजर वहां पे हर एंट्री पे लगाया गया है। फुटफॉल काउंटर है कि कितने लोग अंदर आ सकते हैं, मॉल के अंदर आ सकते हैं। जो मॉल अपने आपने बड़ी बात कही कि कितने लोग मॉल के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि वही तो देखने को नहीं मिला किस तरह से वो भीड़ एकदम आई मॉल के अंदर, और जो लोग थे शायद एक दो इक्का दुक्का लोग लग रहे थे काबू में करने के लिए, वो वहां पर नहीं थे। तो उस लिहाज से वो एक बड़ी बात है कि भीड़ को काबू करने के लिए मॉल्स क्या उठा रहे हैं कदम। मैं आपके पास आऊंगी, रंधावा जी आपके पास आती हूँ। आप बताइए, एक समय था कि हम लोग कोरोना काल से उबर रहे थे, हमारी सरकार से दरखास्त थी कि भैया दुकानें खोल ली जाएं, मार्केट खोले जाएं, लेकिन अब ऐसी भीड़ की धक्का मुक्की की लोग गिर रहे थे एक दूसरे के ऊपर। आप भी बहुत चिंतित हुए होंगे उनको देखकर। नहीं मैम, हम लोगों को तो बहुत ही उस दिन का दुख भी हैगा, पर एक्चुअली ये फेस्टिवल सीजन चल रहा था, उस वजह से लोग बहुत ज्यादा थे। एक्चुअली मार्केट हमारी बहुत खुली है। हमारे यहाँ मेन दिक्कत हैगी जो अवैध रेहड़ी पटरी लगती हैगी, उस वजह से 20 सड़क के बीच में वो लोग बैठते हैं। अगर 10-20 भी कस्टमर आ जाए तो उनको या तो फान के जाना पड़ता है या उस हिसाब से जाना पड़ता है। हमारे यहाँ कम से कम 2-2.5 हजार बॉडी हॉकर है जो चलते फिरते सामान बेचते हैं। इसके बारे में कई बार सरकार को भी बोला गया है, पुलिस को भी बोला है, एनडीएमसी को भी बोला है, पर वो बात आई गई चली जाती हैगी। आज से 3 महीने पहले हम लोगों ने इसी चीज को लेके दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर भी केस लगाया है। हाई कोर्ट ने इनको हटाने के लिए ऑर्डर करे हैं, पर उसपे अभी 1 हफ्ते पहले कुछ शुरुआत हुई है, नहीं तो उसपे भी कुछ नहीं हो रहा था। हम लोग किसी के खिलाफ नहीं है। अब भीड़ आ रही है मैम, ये तो प्रशासन का काम है ना रोकना। हमारी मार्केट चारों तरफ से खुली हैगी, और आप लोग भी आए होंगे सरोजिनी नगर मार्केट में, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। उस दिन एक्चुअली क्रिसमस से 1 दिन पहले की जो संडे की बात है, लास्ट संडे जो गया, लास्ट टू लास्ट, तो बहुत ज्यादा रास्ता, और वहां पे रेहड़ी पटरी की वजह से छोटी सी एक गली है जिसको हम एक्सपोर्ट मार्केट बोलते हैं, उसके अंदर वो रेहड़ी पटरी वाले, ये तो बहुत पुराने हैं, वहां पे कोई नए तो है नहीं मैम। हम इनके खिलाफ नहीं है, पुराने हैं, और जो जगह भी थी वो कोई नई रेहड़ी पटरी वाले नहीं थे। तो नहीं मैम, वहां पे चौक लगा हुआ है, मेन रास्ता चलने का है, और पुलिस की वो मचान लगी हुई है जिसपे पुलिस वाला बैठ के वहां सिक्योरिटी को चारों तरफ देखता है। उसकी कहिए तो मैं भी तस्वीरें दिखा सकता हूँ, पर हाँ पब्लिक ज्यादा आई है। मैं अपनी दुकान में ही तो सोशल डिस्टेंसिंग करा सकता हूँ। मैं अपनी दुकान में ही मास्क के लिए जो निर्णय लगा रखा है उसको अंदर बुला नहीं, आप अपनी सिर्फ दुकान की बात नहीं कर सकते, आप तो पूरी मार्केटिंग एसोसिएशन के प्रमुख हैं रंधावा जी। मैम तो उसके लिए आपके इसके बारे में आपको सोचना होगा कि आप सब लोग मिलके क्या सोचें। शर्मा जी, मैं आपसे जो आपने बात कही थी, जब पहले आप बात कर रहे थे, आप कह रहे थे नंबर्स पर लगाम लगाने की। देखिए, अब सरकार ने जिस तरह से फिल्म 200 शादियों में अब सिर्फ 200 से लोग कर दिए हैं, फिर सिनेमा घरों में ऑल्टरनेट सिटिंग की बात हो रही है। अब ये अंकुश ना लगे, मतलब इतने ज्यादा लगाने ना पड़े, क्योंकि ओमिक्रॉन जो है वो ज्यादा तेजी से फैलता है। इसलिए हम सबका भी दायित्व हो जाता है कि किसी तरह अपने स्तर पर भी कुछ कदम उठाएं। तो योगेश्वर जी, आप लोगों का क्या विचार है उस लिहाज से?
जी, तो जैसे हमारी हर एंट्री पे फुटफॉल काउंटर है, तो हम इंश्योर कर रहे हैं कि कम से अगर 50% गवर्नमेंट ने अलाउ किया है तो उससे कम ही, लाइक लास्ट सैटरडे संडे हमने सिर्फ 40% लोगों को ही, प्रतिशत लोगों को ही अंदर आने दिया। उसकी वजह से एंट्री को बंद करना पड़ता है। जब एंट्री बंद होती है तो बाहर थोड़ा बिल्डअप क्रिएट हो जाता है और फिर हमें प्रशासन की मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर 10 गाड़ी नहीं अंदर आती हैं तो वो ट्रैफिक जैम लगना शुरू हो जाता है और एक क्योटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है बाहर। बट मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि चाहे वो दिल्ली प्रशासन है, चाहे वो दिल्ली पुलिस है, उन्होंने इस बार बहुत तन्मयता के साथ ये काम किया और हमारी हेल्प करी कि हम फुटफॉल को कंट्रोल में रखें। मेरी एक गुजारिश है इस माध्यम के दौरान कि मतलब मॉल में वही, इस बार कोई भी ऐसा कल्चरल इवेंट नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, सब कैंसिल कर दिए गए हैं, सिर्फ डेकोरेशन है और शॉपिंग होती है मॉल के अंदर। इस बार हमने एक निर्णय लिया है कि शॉपिंग और जो डेकोरेशन है वो जनरली खत्म हो जाती थी फर्स्ट संडे को, तो हमने उसको एक्सटेंड कर दिया है 15 जनवरी तक, कि जो भी लोग आना चाहें, वो जरूरी नहीं है कि 31 की रात को ही आना है, 25 की रात को ही आना है, 1 तारीख को ही दिन में सब लोगों को एक साथ आना है। अपने प्लान को थोड़ा सा, अपने विजिट को थोड़ा सा प्लान किया जा सकता है और हमने एक्सटेंडेड आवर्स हम कोशिश करेंगे विद इन द गाइडलाइंस, जैसे 11 बजे का कर्फ्यू शुरू हुआ है या 10 बजे का जो भी टाइम डिसाइड हुआ है उसको हम फॉलो करेंगे। ये बड़ी बात आप ये बोल रहे हैं कि लोग बाग वीकेंड पे ही ना जाएं, कोशिश करें कि वीकडे के एंड में रात में आप चले जाएं, काम के बाद चले जाएं, जिससे कि अगर आपको मॉल भी जाना है, वहाँ की सुंदरता भी देखनी है, वहाँ के माहौल को भी एंजॉय करना है, तो एक साथ भीड़ ना हो। रंधावा जी, आप क्या कर सकते हैं? आप लोगों की एसोसिएशन क्या कर सकती है कि हमारे दुकानदार भी, उनकी दुकानदारी भी चलती रहे, लेकिन लोग जो मार्केट में आकर एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि सरोजनी नगर में ये भी लगता है कि खुले में है तो शायद आसानी से ना फैले ओमिक्रॉन, लेकिन दिल्ली में सबसे ज्यादा फैल रहा है, तो उस लिहाज से आप लोग क्या सोच रहे हैं करने की? मैम, हमारे यहाँ सरकार से सबसे पहले हमारी मार्केट के अंदर 25 और 26 को जो है लॉकडाउन लगा वीकेंड के लिए, वो ये ऑड इवन शुरू करा दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने। कोई बात नहीं, उस दिन से हमारे यहाँ पुलिस बढ़ी हैगी, पुलिस ने और दूसरा जो भी होते हैं बीएसएफ वाले ये भी बढ़ाए हैं, एनडीएमसी ने भी बहुत ज्यादा एक्शन लिया है। हमारे यहाँ 6 एंट्री गेट थे, 3 को बाहर निकलने के लिए एंट्री कर दिया और 3 को एग्जिट कर दिएगी। कभी कल भी जो बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी वहां पे बहुत जो लोग रुक गए हैं वो लोगों ने काफी हल्ला भी करा। हमारे मार्केट में जो कस्टमर आते हैं उनको दिक्कत भी हुई, उसके लिए भी हम एक्सक्यूज नहीं कर सके उन लोगों को। पर अब भीड़ इतनी आ रही थी तो अभी 5-6 हजार लोग पूरी मार्केट के अंदर पुलिस ने जो है 3 गेटों से एंट्री करी हैगी और 3 गेटों से बाहर निकालने के लिए हुआ। बल्कि कल तो हमारी मार्केट के दुकानदार भी रुके जब एंट्री बैन हुई। अनाउंसमेंट हो रही हैगी सारी जगह। आज भी हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले एसडीएम साहब के साथ और एसीपी साहब आए थे हमारे, और मार्केट की हमारी 2 एसोसिएशन है, उन सब ने मिल के पूरी मार्केट में नो मास्क नो एंट्री प्लस सैनिटाइजर प्लस मास्क भी हम लोगों ने फ्री बांटे। इसका अभी हमने थोड़ी देर पहले दौरा करके आए हैंगे। अब थोड़ा सा हम लोगों को भी ये देखना पड़ेगा मैम, और कस्टमर को भी। जैसे अभी मेरे एक कुलीग साहब बोल रहे थे कि अब एक कस्टमर के साथ मैम 4-4 5-5 लोग आते हैंगे। ओमिक्रॉन चल रहा है, अब कोरोना से हम लोगों ने पिछली कितनी बारी वो सीख ली हैगी। तो एक के साथ अगर खरीदना है तो प्लीज इन दिनों तो कम से कम 2 आ जाएं, 3 आ जाए। लोग पूरी फैमिली के साथ आते हैं, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती हैगी, जिसकी वजह से और दूसरे लोगों को भी वो होने के चांसेस है। जैसे आप भी कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन बड़ी तेजी से फैलता हैगा। आज की डेट में जो हैगा हमारी मार्केट के अंदर काफी सोशल डिस्टेंसिंग चल रही हैगी और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने प्राइवेट 10 गार्ड्स दिए हैं पुलिस को हर एंट्री गेट के ऊपर कि भाई बिना मास्क के वो कोई नहीं आएगा, और हर आधे घंटे के बाद 15-20 मिनट के लिए एंट्री रोकी जा रही हैगी। 1000-2000 कस्टमर जब शॉपिंग करके बाहर चला जाता है मार्केट से, उसके बाद फिर उतने ही लोगों को एंट्री देती है। ये बहुत अच्छी बात है, और 15 मिनट को आप आधा घंटा कर दें तो शायद बेहतर होगा, क्योंकि उस लिहाज से शायद कुछ लोग कंट्रोल हो पाए। आप दोनों जुड़े, शर्मा जी और रंधावा जी, आप दोनों जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने स्तर पर आप लोग कदम उठाएं और जो जागरूक नागरिक है उसको भी अपने स्तर पर सोच विचार कर कर ही बाहर निकलना होगा, नहीं तो स्वतः अपने घर पे रहें, वो बेहतर रहेगा। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं और सरकार क्या कर रही है इस बारे में आपको एक खबर बता दें। तीसरा टीका पुराने लगे 2 डोज वाला ही टीका बताया जा रहा है, तो इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एक विस्तृत गाइडलाइन भी जारी करने वाला है। वहीं 15 से 18 साल के किशोरों में टीका
लगाने की मंजूरी के पीछे बड़ी वजह यह है कि 18 साल से कम उम्र के होने वाले जो मौतें हैं वो ज़्यादातर इसी उम्र के वर्ग में हो रही हैं। एक रिपोर्ट देखिए। अब ये साफ हो रहा है कि एहतियातन या बूस्टर के तौर पर वही वैक्सीन लगेगी जिसके पहले 2 डोज लिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक दूसरी डोज के बाद 9 से 12 महीनों के अंतराल पर तीसरी डोज में प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरे टीके में मिक्सिंग डोज की बात नहीं है। नई नीति को अमली जामा पहनाने को लेकर सोमवार को विशेषज्ञों की बैठक हुई। जिनको वैक्सीन लग चुकी है, जनवरी में हमने शुरू किया और आज हम दिसंबर तक पहुंच गए हैं करके, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको 2 डोजेस पूरा होने में 9 महीने पूरे हुए। हमारा लगभग जब तक हम शुरू करेंगे अभियान 10 जनवरी से तो हमारे 12 महीने हो जाएंगे, ठीक है ना। परंतु कुछ लोग ऐसे भी आएंगे हमारे पास में जिनको 9 महीने का अंतराल भी होगा, तो हम उन सबको कवर करेंगे। अभी बेसिकली हम यही जो तथ्य है गवर्नमेंट का कि बेसिकली सेमी वैक्सीन लगनी चाहिए, यानी कि कोविशील्ड वालों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन वालों को कोवैक्सीन। कोविन प्लेटफॉर्म पर 15 से 18 साल के किशोरों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 जनवरी से शुरू हो जाएगी। इन किशोरों की तादाद करीब 8 करोड़ है। They will not have the voter ID card, for example, because they are less than 18 years of age. Some of them may not have Aadhaar or may not use Aadhaar. So we are allowing that, and there are 9 documents which are eligible, which you can show any document out of those 9. So we are allowing the student identity card also to be one of the 10th document in case of children between 15 to 18 years of age. नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन यानी एंटागी के मुताबिक 18 साल से कम के जिन लोगों की मौत हुई है उनमें ज्यादातर 15 से 18 के बीच के हैं। Our evidence within the country also says that almost 2/3 of the deaths which have occurred due to COVID in India are within this age group. So this has been a very important reason that the adolescents need to be protected. मांग पुरानी थी और फैसला नया, लिहाजा इस फैसले को जमीन पर अमल में लाने को लेकर कवायद शुरू हो गई है ताकि कोरोना की तीसरी लहर के आगामी खतरे को कुछ हद तक कम किया जा सके। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। देश की बात में अब जिक्र रायपुर का। हरिद्वार में धर्म संसद को लेकर विवाद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भी पहुंच गया है। यहां आयोजित धर्म संसद के कार्यक्रम का समापन विवादों के साथ हुआ। यहां धर्म संसद के आखिरी दिन महाराष्ट्र से आए कालीचरण बाबा ने महात्मा गांधी को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, अपशब्द कहे और इसके बाद कालीचरण के खिलाफ रायपुर में केस दर्ज किया गया है। देश भर से धर्म संसद में साधु संत छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर आए। रायपुर में इनका भव्य सर्वदलीय स्वागत हुआ। सर्वदलीय इसलिए क्योंकि मुख्य संरक्षकों में कांग्रेस के विधायक सत्यनारायण शर्मा थे, विकास उपाध्याय थे, रायपुर नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे भी, बीजेपी से सच्चिदानंद उपासने और पूर्व मंत्री और विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल। सबने खूब तालियां बजाकर संबोधन को सुना। आखिरी दिन शिव तांडव स्तोत्र गाकर सोशल मीडिया में चर्चित हुए अकोला से आए कालीचरण महाराज ने बात शुरू की, ये कहकर जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा के नारे के साथ
बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। लेकिन इसके बाद बापू को अपशब्द से लेकर मुस्लिमों को लेकर कुछ ऐसा कहा जो हम आपको सुना भी नहीं सकते। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष और कार्यक्रम के मुख्य संयोजक महंत रामसुंदर दास ने मंच से ही इसका विरोध किया और कार्यक्रम बीच में छोड़कर चले गए। वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता का के उपाधि साथ नवाजा गया। अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात, ये हमारा सनातन धर्म नहीं हो सकता। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप सबसे, आप लोग भले ही बुरा लगा हो, लेकिन इस धर्म संसद में अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। धन्यवाद। मामला बढ़ा तो प्रमोद दुबे जैसे कांग्रेस नेता जो आयोजकों में शामिल थे खुद थाने पहुंचे। कालीचरण महाराज के खिलाफ आईपीसी की धारा 294 और 505(2) के तहत मामला दर्ज हुआ। रावण भाटा में जो धर्म संसद का आयोजन किया गया था, उसमें कालीचरण महाराज ने जो व्याख्यान दिया था, उसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में अश्लील अपशब्दों का उपयोग किया गया था। साथ में ही घृणा और वैमनस्य फैलाने वाला भी व्याख्यान दिया गया था। प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने पर इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना की जा रही है। वैसे पीसीसी चीफ की मांग देशद्रोह की धारा लगाने की थी। मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस के तमाम नेताओं ने बीजेपी को घेरा। कार्यक्रम में शिरकत करने वाले अपने नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही। FIR दर्ज करा रहे हैं क्योंकि ये अपमान पूरे देश और विश्व का अपमान है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में जिस ढंग से अपशब्दों का कहा है धर्म संसद में, तो कहीं ना कहीं पूरे देश के नागरिकों में रोष की भावना है। कानून के ऊपर कोई नहीं है। महात्मा गांधी इज फादर ऑफ द नेशन। उनके प्रति इस प्रकार के शब्द यूज करना बड़ी शर्म की बात है। और मैं इसको कांग्रेस की FIR नहीं मानता हूँ, ये जनता की FIR है। और जो लोग संविधान का मजाक उड़ाएंगे, राष्ट्रपिता का मजाक उड़ाएंगे, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आयोजकों में जो कांग्रेस के पदाधिकारी थे, उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात जहां तक है, तो निश्चित तौर पे इस मामले को गंभीरता से विचार किया जा रहा है। गांधी जी राष्ट्रपिता के बारे में इतनी बड़ी बयान उसके द्वारा दिया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मौन है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है और शासन जितने भी कड़क कदम उठाए जा सकते हैं उठाएंगे। बीजेपी बचते बचाते बचाव की मुद्रा में दिखी, फिर बापू के सामने सावरकर के अपमान की बात कहने लगी। स्वतंत्र वीर सावरकर पर बोला जाता तो उसके खिलाफ थाने में सुनवाई नहीं होती, FIR दर्ज नहीं होती है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी के बारे में भी अनर्गल बातें होती है तो उसके भी FIR दर्ज नहीं होती है। वो लगातार सरकार के इशारों पर पुलिस प्रशासन काम करता है। जो कालीचरण जी महाराज ने बात रखी उससे हम लोग सहमत हैं, ऐसी बात नहीं है। जिनको जो बोलना है बोल के चले गए हैं। रह गई बात तो आप चाहे FIR करें तो भी वो शब्द वापस नहीं होंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अतिथियों को जो बुलाया जाता है पहले जानकारी लेनी चाहिए कि किनको आमंत्रित करना है, किन्हें आमंत्रित नहीं करना चाहिए। इस 2 दिवसीय धर्म संसद में कथित रूप से हिंदुओं की कम होती संख्या, हिंदुत्व, धर्मांतरण जैसे विषयों पर कई भाषण हुए। कई साधुओं ने हिंदू धर्म के खतरे में होने की बात कही तो कुछ साधुओं ने यह भी कहा कि यूरोप की बड़ी आबादी हिंदू बन चुकी है। वैसे छत्तीसगढ़ में सरकार खुद राम वनगमन पथ, राम रथ यात्रा, कौशल्या माता मंदिर जीर्णोद्धार, गोबर खरीदने जैसे कई मुद्दों को अपना कर संघ से शाबाशी हासिल कर चुकी है। कई लोग ये तक कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी से उसके मुद्दे छीन रही है। वैसे हाल में कबीरधाम में सांप्रदायिक हिंसा हुई। बीजेपी आए दिन धर्मांतरण के आरोप लगाती रहती है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच ध्रुवीकरण को लेकर जंग चलती रहती है। 3 साल पहले बीजेपी से सत्ता छीनने के बाद हाल में ही स्थानीय निकाय चुनाव में भूपेश बघेल ने बीजेपी को जबरदस्त पटखनी दी है। लेकिन आलोचक ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के आसरे है। अब धर्म संसद के मामले को ही ले लीजिए। कालीचरण महाराज पर जो धाराएं लगी उसमें अधिकतम 3 महीने और 3 साल की सजा है, यानी सब की सब जमानती। जबकि कांग्रेस के ही आला नेता कह रहे हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रायपुर से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और देश की बात में आपको ले चलेंगे बिहार। पहले 1 लाख वार्ड सचिवों की नौकरी ले ली गई, विरोध किया तो लाठियां बरसाई गई।
देश की बात में खबर है अब बिहार से। पटना में आंदोलन कर रहे पंचायत वार्ड सचिवों और बिहार पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार की है। पुलिस ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों ने उन पर पथराव किया। अब कोशिश करेंगे अपने सहयोगी मनीष कुमार के पास जाने की और उनसे बात करने की। दरअसल बताया ये जा रहा है कि पंचायत वार्ड सचिव आज सुबह से भाजपा के दफ्तर के सामने आकर बैठ गए थे, क्योंकि वहां पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का संपर्क कार्यक्रम था। दरअसल पूरे राज्य में 1 लाख से अधिक इन वार्ड सचिवों से 4.5 साल काम करने के बाद एक आदेश से इनको हटा दिया गया है। और हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ हैं। मनीष, तो ये पूरा मामला क्या है? 4.5 साल काम कराने के बाद हटाएंगे तो विरोध करेंगे ही लोग। देखिए, निश्चित रूप से ये इनका करीब 4.5 साल से ये 1,14,000 इनकी पूरी संख्या है और इन्होंने गांव के अंदर काफी काम, जो सरकारी काम चल रहा था उसके क्रियान्वयन के लिए, उसकी मॉनिटरिंग के लिए इनको हायर किया गया था। और अचानक जब इन्हें हटाने का आदेश पारित हुआ है, उसके बाद करीब 2 हफ्ते से पटना में जो डिजिग्नेटेड जो विरोध प्रदर्शन का जो एरिया है, गर्दनीबाग का इलाका, वहां पर ये धरना पर बैठे हुए हैं। और जब इनके सब्र का बांध टूट गया तब ये जाकर बीजेपी दफ्तर के सामने ये धरना पर बैठे। और पुलिस का कहना है कि चूंकि ये हिंसक प्रदर्शन कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, इसलिए इनके ऊपर लाठीचार्ज करनी पड़ी। लेकिन हाँ, आप कह सकती हैं कि राज्य सरकार का ये बहुत बड़ा विफलता है कि एक तरह से ये डेडलॉक को खत्म नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण ये जो विरोध प्रदर्शन का जो सिलसिला है वो जारी है। निधि, बिल्कुल चिंताजनक स्थिति है, वो भी ठंड के इस मौसम में इस तरह की कार्रवाई। बहरहाल अब आपको चंडीगढ़ लिए चलते हैं देश की बात में। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली है। पहली बार चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने 35 में से 14 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी को 12 सीटें ही मिली। 8 सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं और 1 सीट अकाली दल को भी मिली है। खास बात यह है कि आपके उम्मीदवार ने बीजेपी के मेयर रविकांत शर्मा को हराया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली मौजूद हैं। गजाली, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है, राजनीतिक संकेत, जो हालांकि ये निकाय चुनाव है, किस तरह से जानकार इसे देख रहे हैं? जी देखिए, चंडीगढ़ एक शहरी इलाका है और पिछले अगर चुनाव की बात करें, निकाय चुनाव की, तो 2016 में जब चुनाव हुए थे तब यहाँ पर 26 सीटें थीं। इस बार वो सीटें बढ़ के 35 हो गई, क्योंकि 9 जो ग्रामीण क्षेत्र थे उनको भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मर्ज कर दिया गया। खैर, पिछले चुनाव की अगर बात करें तो उस वक्त 26 में से 20 सीटें लेकर भाजपा को बहुमत मिली थी। भाजपा और अकाली दल एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। इस चुनाव की बात करें, पहली बार आम आदमी पार्टी ने चुनाव में पार्टिसिपेट किया। सबसे ज्यादा सीटें लेकर वो आगे आए हैं, 14 सीटें ली हैं उन्होंने 35 में से। उसमें से कई जो है अपसेटिंग परफॉर्मेंस जिसको कहते हैं, रिजल्ट कह सकते हैं। भाजपा के जो सिटिंग मेयर थे और 2 पूर्व मेयर जो इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे थे वो भी हारे हैं। तो और तीनों ही कैंडिडेट्स भाजपा के हार चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस रिजल्ट्स को आम आदमी पार्टी तो पंजाब के इलेक्शन या वहां के वोटर्स के मूड के साथ कनेक्ट करके शो करना या प्रोजेक्ट करना चाह रही है। लेकिन अगर वैसे देखें तो पंजाब में क्या होगा ये तो 2022 के चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है, क्योंकि वहां पंजाब में उनका सीएम का चेहरा कौन होगा, किस तरह का परफॉर्मेंस होगा। पिछले चुनाव में बहुत ज्यादा हवा थी आम आदमी पार्टी की, लेकिन सीटें बहुत नहीं आ पाई। इस बार वो बहुत कैलकुलेटेड एक तरह से मेहनत कर रहे हैं या अपने जो वर्कर्स हैं उनको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें ये रिजल्ट बहुत काम आएगा। क्योंकि चंडीगढ़ में बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव कैंपेनिंग अरविंद केजरीवाल ने नहीं की थी। भाजपा की तरफ से बड़े दिग्गज नेता यहां पर चक्कर लगा रहे थे और भाजपा भी चुनाव से पहले चंडीगढ़ के निकाय चुनाव को पंजाब के चुनाव से जोड़कर देख रही थी और इसीलिए यहां पर मेहनत कर रही थी। लेकिन अगर आज के रिजल्ट्स की बात करें तो एक अब भाजपा और कांग्रेस ने नहीं सोचा था कि आम आदमी पार्टी इतनी सीटें लेकर आ जाएगी। हालांकि चंडीगढ़ एक अर्बन इलाका है, शहरी इलाका है। पंजाब की डेमोग्राफी जो है वो इससे बिल्कुल अलग है, वहां के मिजाज लोगों के बिल्कुल अलग हैं। तो पार्टी तो यही कह रही है कि पंजाब के चुनाव का भी मूड इस चुनाव से पता लग सकता है, बाकी समय बताएगा।
बिल्कुल गजाली, आपने सही विश्लेषण किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक तरह से मनोबल जो है आम आदमी पार्टी का वो बड़ा होगा इस जीत से। तो एक और अच्छी खबर आपको बता दें, NDTV.com ने, बढ़िया खबर है, NDTV.com ने साउथ एशियन डिजिटल मीडिया अवार्ड 2021 जीता है। 2021 में बड़ी खबरों की कवरेज के लिए गोल्ड और सिल्वर दोनों मेडल मिले हैं। NDTV.com को पश्चिम बंगाल चुनाव 2021 की शानदार कवरेज के लिए गोल्ड मिला है, जबकि कोरोना वायरस की गहराई के कवरेज के लिए सिल्वर मिला है। और देश की बात में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आगे आपको ले चलेंगे कानपुर, और जिस तरह से रेड GST की टीम इत्र कारोबारी क्या डाल रही है कल से, वो जारी है। देश की बात में खबर है उत्तर प्रदेश से। धन कुबेर इत्र कारोबारी पीयूष जैन को GST की टीम ने आज कानपुर की जिला कोर्ट में पेश किया है। अब तक पीयूष जैन के ठिकानों से करीब 200 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। छापेमारी में बड़े पैमाने पर संपत्तियों के दस्तावेज बरामद हुए हैं। GST के इतिहास में अब तक ये सबसे बड़ी छापेमारी है। GST के इतिहास की सबसे बड़ी रेड अभी जारी है। 24 दिसंबर से रुपयों की गिनती भी चल रही है और अब तक 200 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम बरामद हो चुकी है। इसमें से 177 करोड़ रुपए कानपुर से, जबकि 17 करोड़ रुपए कन्नौज के घर से मिले हैं। कन्नौज के घर से 23 किलो सोना मिला है। 600 लीटर चंदन का तेल भी मिला है, जो ड्रम के अंदर तहखाने में छिपाकर रखा गया था। इसकी कीमत 6 करोड़ रुपए है। कन्नौज में GST के अधिकारियों को पीयूष जैन के घर के हर कोने से पैसा और सोना मिला। दीवार से लेकर फर्श तक, यहाँ तक कि अलमारियों और तिजोरियों के ताले काटने के लिए गैस कटर का प्रयोग करना पड़ा और बोरों में भरे पैसे गिनने के लिए कई मशीनें लाई गईं और बैंक के अधिकारी घंटों तक ये पैसा गिनते रहे। GST के अधिकारियों ने पीयूष जैन को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों की माने तो पीयूष जैन ने GST के अधिकारियों को बताया कि उसने सोना बेचकर ये कैश इकट्ठा किया है। हालांकि सोना कहां बेचा, इसका जवाब पीयूष जैन नहीं दे पाए। जानकारी के मुताबिक पीयूष जैन कन्नौज में बेहद साधारण तरीके से रहते हैं और स्कूटर से घूमते हैं। उनके पिता एक केमिस्ट हैं। पिता से ही उन्होंने इत्र बनाने का काम सीखा। पिछले 15 सालों में उन्होंने इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया। कन्नौज में उनके पिता और स्टाफ रहता है, जबकि कानपुर में पीयूष अपने भाई अमरीश के साथ रहते हैं। दोनों भाइयों के 6 बच्चे हैं जो कानपुर में पढ़ते हैं। GST ने 22 दिसंबर को सबसे पहले एक ट्रांसपोर्टर के यहाँ छापेमारी शुरू की, जहां पता चला कि बिना GST दिए सामान भेजा जा रहा है। कई फर्जी फर्मों के नाम से इनवॉइस मिले। उसके बाद ही एक गुटखा किंग और पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी शुरू हुई। ईडी के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी रेड है, जो पिछले 5 दिन से चल रही है और अब तक 200 करोड़ रुपए से ज्यादा बरामद हो चुके हैं। साथ में 23 किलो सोना बरामद हुआ है। चूँकि ये सोना विदेश का है, इसीलिए इस मामले में DRI भी जांच में शामिल होगी। साथ में ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस मामले की जांच कर सकती है। कानपुर से अपने सहयोगी अरुण अग्रवाल और कन्नौज से इजराइल के साथ दिल्ली से मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।